सबको सुमध्यंत। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद को और उनकी एक रचना है आत्मकथ्य, उसके बारे में। जैसा कि आप लोगों ने कह दिया कि आप लेखक परिचय और पाठ परिचय पढ़ चुके हैं, तो हम सीधे पाठ परिचय पर आते हैं। थोड़ा एक बार रिविजन कर लेंगे, एक बार जान लीजिए इनके बारे में। मैं थोड़ा पुनरावृत्ति करवा देता हूँ। ये छायावाद के कवि हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में ये प्रमुख स्तंभ हैं, जिनमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और एक महादेवी वर्मा। तो इन चारों ने छायावाद की शुरुआत की थी। छायावाद जो है 1918 से 1936 तक चला था, माना जाता है। तो उस दौरान काफी काल्पनिकता थी, कल्पना में लोग डूबे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या कर रहे थे, चाहते थे कि हमारा देश आजाद हो। ठीक है, इतना आप समझ जाइए। तो यहाँ पर उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी और कविताएं भी लिखी हैं। इस सब में ये पारंगत थे। ठीक, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। इनकी सर्वश्रेष्ठ इनकी जो रचना है वो है कामायनी। ठीक है, इसको महाकाव्य भी कहा जाता है। चलिए सीधे आगे चलते हैं। आप लोगों को मैंने बता दिया था कि प्रेमचंद के संपादन में, यानी कि वो एडिटर थे हंस पत्रिका के। ठीक, उस समय उन्होंने कहा था हर एक रचनाकार को कि आप एक काम करिए, अपनी आत्मकथा लिखिए। कई लोगों ने लिखा, परंतु जयशंकर प्रसाद ने कहा कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि मैं बहुत, मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी है जिसको मैं बताऊं। ठीक है, और वैसे भी अपनी बातें बताने से लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उपहास बनाते हैं, तो मैं नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं लिखना है। तो ये जो नहीं लिखना चाहते थे, उनका कहना था कि आत्मकथ्य मैं नहीं लिखूंगा। और प्रेमचंद के प्रश्नों के प्रति उत्तर में उन्होंने यही जो लिखा वही कविता है आत्मकथ्य। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथ्य विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इसे सहमत न थे। इसी असहमति के तर्क से उन्होंने असहमति का तर्क भी दिया कि क्यों वो असहमत है। तो इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद के जीवन के यथार्थ, यानी उनकी रियलिटी है इसमें, और अभाव, यानी जो कमियां हैं उनके जीवन में, अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की गई। छायावादी सूक्ष्मता, मैंने आपको बताया था कि सूक्ष्म का मतलब होता है जिसे हम खुली आंखों से देख ना सके। तो यहाँ भावनाओं की बात है, भावनाओं को हम कभी देख नहीं सकते, उसको केवल महसूस कर सकते हैं। तो छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। उन्होंने कहा कि मैं कोई ऐसा महान काम नहीं किया, मैं भी सामान्य हूँ, मेरा भी जीवन बड़ा ही सामान्य रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आत्मकथा या आत्मकथा लिखना चाहिए। ठीक है ना। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। माने कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, यानी उन्होंने सच्चाई और जो आज की रियलिटी है उसको उन्होंने अपनाया है। तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता। वो एक महान कवि तो थे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो उन्होंने इतने इतनी रचनाएं की, वो इतने महान थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत विनम्र थे। तो चलिए अब सीधे हम कविता पर आते हैं। ठीक, कविता कुछ इस प्रकार है। वो कहते हैं कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। यानी ये जब बैठ रहे हैं तो अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं। आत्मकथा मैंने खुद के बारे में सोचना, तो भंवरे के माध्यम से वो कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सूरदास में पढ़ा कि सूरदास में गोपियां जो है भंवरे के माध्यम से उद्धव को कहती हैं। ठीक है। अच्छा,
समझ में आया? आगे क्या हुआ मानवी, आपको कोई परेशानी है? अगर कोई परेशानी है तो आप पूछ सकती है, ठीक है। तो मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। जब वो अकेले में सोचते हैं और जब भंवरा गुनगुना रहा होता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो भंवरा जो है मुझसे कुछ कह रहा है, ठीक है ना। तो जब वो अचानक से भंवरे की आवाज को सुनते हैं तो उन्हें अपनी प्रेमिका याद आ जाती है, ठीक है। और वो कहते हैं कि मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज बनी। जिस प्रकार पेड़ों से पत्तियां मुरझा कर गिरने लगती हैं, ठीक उसी प्रकार मुझे अपनी वो सारी बीती बातें याद आ रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि वो सारे जो हैं वो मुझे एकदम होता हुआ प्रतीत लग रहा है, ठीक है ना। होता हुआ प्रतीत हो रहा है उन्हें, कि ऐसा लग रहा है कि वो चीजें घट रही हैं। यानी जो कुछ भी उन्होंने समय बिताया अपनी प्रेमिका के साथ, ठीक है ना, वो सारी चीजें इनको याद आ रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी अब, जब भंवरा गुनगुनाता है तो मानो ऐसा लगता हो कि वो इनकी कहानी कह रहा हो। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हें वो सारे दुख, सारे सुख, यानी खास करके दुख की बातें याद आ रही हैं, कि किस तरह से वो मेरे साथ क्या क्या हुआ था, ठीक है ना। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, वो कह रहे हैं कि इस संसार में, यहाँ इस गंभीर अनंत नीलिमा में, इसका कहने का मतलब है कि इस संसार में, नीलिमा में मतलब आकाश के नीचे, इस पूरे संसार में बहुत सारे लोग हैं, सबका अपना जीवन है, सबका उनका इतिहास है। इस संसार में अगर 8 अरब लोग हैं, ठीक है ना, 8 अरब लोग हैं, तो 8 अरब लोगों की 8 अरब कहानियां भी तो हैं, और उनकी अपनी अपनी कहानी, तो वो इतिहास भी तो है, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। लेकिन पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है कि वो अपनी आत्मकथा कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो खुद अपनी ही बात बताकर लोगों से मजाक क्यों उड़वाते हैं? क्यों अपना ही उपहास खुद वो बनाते हैं? क्यों? क्योंकि अगर हम कोई बात कहते हैं तो लोग, अगर आप सुख की बातें कहते हैं तो लोग उसका मजा लेते हैं, अगर आप दुख की बातें कहते हैं तो उन्हें लगता है कि ये दुखी है और वो उसको और पूरे देते हैं, वो उसको उपहास बना देते हैं। आप कभी जब अपने से, यानी कि किसी व्यक्ति से आप अगर अपने दुख की चर्चा करते हैं और वो उसका मजाक बना देता है, तो समझ लीजिए वो आपका मित्र नहीं है। और ये समाज, ये संसार ऐसा ही है। आप जब दुखी होंगे तो उसे खुशी होगी, आप जब खुश होंगे तो उसे बहुत दुख होगा। कहते हैं कि इस संसार में इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दूसरों के सुख से बहुत दुखी है, दूसरों के खुशी से बहुत दुखी है। वो ये नहीं देखना चाहता कि दूसरे कैसे सुखी रहते हैं या खुश रहते हैं। समझ में आया? तो वो कहते हैं कि यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। वो खुद ही अपनी बात बताकर खुद ही अपना मजाक बनवाते हैं। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती। और उसके बावजूद भी जब आपको मालूम है कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, और कई लोग मजाक उड़वाते भी हैं, अपना उपहास बनाते भी हैं, और ऐसी परिस्थिति में आप मुझे कह रहे हैं कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, मुझे नहीं लगता है कि मुझे आत्मकथा लिखना चाहिए, और मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। यानी मेरे पास, मेरे साथ जो कुछ हुआ, जितनी भी मेरे अंदर दुर्बलताएं थी, वो सारी मैं बता दूं? मैं नहीं बता सकता। तुम सुनकर सुख पाओगे, मैं जितना दुखी होऊंगा तुम्हें तो मजा आएगा, तुम तो उसमें रस लोगे, ठीक है ना। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। मैं कम शब्दों में बहुत सारी चीजें बता दूंगा। यहाँ गागर, गागर और गागर में सागर का मतलब है कि कम शब्दों में अधिक बातें कह देना, ठीक है ना। ये बिहारी का है। वो कहते थे कि सत सैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर देखन में छोटन लगे गाँव करे गंभीर, ठीक है ना। तो वो गागर रीति का मतलब होता है कि कम शब्दों में अधिक बातों को कहना। तो कविता में कभी भी पूरी बातें नहीं कही जाती हैं, वो अधूरी ही रहती हैं। आई बात समझ में? कविता में अक्सर, अक्सर नहीं हमेशा, पूरी बात कभी नहीं कही जाती, अधूरी बात ही, आपको उसका भाव निकालना पड़े। बात समझ में आए? आपको समझना पड़े। तो वो कहते हैं कि तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे अगागर रीति।
तुम्हें तो बड़ा मजा आएगा। यानी संसार को कह रहे हैं कि तुम मेरे बारे में सुनोगे कि मेरे में क्या कमी थी, मेरे साथ क्या क्या हुआ, मुझे क्या क्या दुख मिला, तो तुम तो बहुत सुखी होगे और देखोगे कि मैंने कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह डाली। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही सुनकर और तुम ही उसको खत्म कर दो। यहाँ खाली करने वाले का मतलब क्या होता है? यहाँ कहने का मतलब यह है कि तुम तो सुनकर सुख पाओगे और देखोगे एक गागर रीति, और उसमें उसी बात को तुम फिर अपना एक भाव बनाओगे और तुम भी उसको भाव बना के उसको आत्मसात करोगे, यानी समझोगे, और समझने के बाद दूसरों को भी तुम बताओगे। तो मेरा तो मजाक बनेगा ना। अपने को समझो। वो कह रहे हैं किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे लोग, हो सकता है कि मैं जिसको सुना रहा हूँ वही मेरा उपहास बना दे, बाकी लोग तो बाद में आएंगे। किंतु कहीं ऐसा ना हो, अपने को समझो, मेरा रस ले अपने भरने वाले। अब तुम अपने आप को क्या समझोगे कि भाई, देखिए दो तरह के लोग होते हैं, एक मजा लेने वाले, एक मजा देने वाले। कहने का मतलब है जो दुख को बयां करता है वो मजा दे रहा है, और जो दुख को सुनकर मजा लेता है यानी उसे आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, तो वो क्या होता है? लेने वाला व्यक्ति होता है। तो एक देने वाला, देने वाला का मतलब होता है यहाँ पर जो व्यक्ति अपने दुख को बयां कर रहा है, और लेने वाला जो उस दुख को सुनकर आनंद की अनुभूति कर रहा है। ठीक है। तो वो कह रहे हैं अपने को समझो, मेरा रस ले अपने भरने वाले। यानी मेरा रस लेकर, यानी कि मेरा दुख सुनकर तुम्हें तो मजा आएगा और तुम तो खुश हो जाओगे, लेकिन मुझे तो दुखी होगी ना, मुझे तो दुखी होगा ना। यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। अरे भाई, ये विडंबना है कि हम लोग जानते हुए भी अपना मजाक खुद बनाए। हमें पता है कि हम अपना दुख बताएंगे तो सामने वाला उसमें भी रस लेगा, यानी आनंद की अनुभूति करेगा, फिर मैं क्यों बताऊं? तो ये तो विडंबना ही होगी ना, कि मुझे पता है कि मेरा मजाक उड़ने वाला है फिर भी मैं जाके बोलूं, तो मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखूंगा। तो यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपनी ही हंसी खुद से उड़ाऊं, अपना मजाक खुद बनाऊं, अपना उपहास बना दूं? वो कहते हैं उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अच्छा नहीं, सॉरी, छूट गया। यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, ऐसा तो विडंबना होगा क्योंकि मुझे पता है कि मैं खुद से अपने ही मजाक बनाऊंगा। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं भूल जाऊं इन चीजों को, इन प्रवंचनाओं को। प्रवंचना मतलब क्या होता है? जो लोग उस पर कुछ कहते हैं, टोंट करते हैं, उसको कहते हैं। औरों को दिखलाऊं मैं क्यों दिखाऊं? अपने अंदर की जो दुख की बातें हैं, मेरे साथ जो गलत हुआ है, मैं क्यों दूसरों को बताऊं? या मैं जो खुद सह चुका हूं, मुझे कुछ जो पता है, मैं दूसरों को बताऊंगा तो दूसरे तो मजे लेंगे ना। देखिए, अगर आप सफल हैं तो लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, और अगर आप असफल हैं तो लोग उसमें आनंद की अनुभूति करेंगे, उन्हें मजा आएगा, उन्हें लगेगा कि अच्छा हो, इतना मेहनत किया फिर भी आगे नहीं बढ़ा। ठीक है। और अगर आप बन गए तो उन्हें ईर्ष्या होगी। ठीक है। वो कुछ भी कहेंगे, अरे ये तो अपने मन से नहीं, अपनी मेहनत से नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ से फिर भी लाया हुआ तब बना होगा ऐसा। तो बहुत सारी बातें हो सकती है, मैं एक एग्जांपल दी। समझ में आया? आगे, यह विडंबना हरी सरलता तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, ये तो विडंबना ही होगी कि मैं अपनी ही हंसी खुद उड़ाऊं। ठीक। भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं, यानी कि क्या मैं इन सारी बातों को भूल कर अपना ही मजाक उड़ाऊं और दूसरों को यह दिखलाऊं कि मैं कैसा हूं? उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अरे मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं अपनी प्रेमिका के साथ कैसे रहता था, ठीक है ना, उस चांदनी रात में। वो बोल रहे हैं कि मैं उस चांदनी रात को कैसे बयां करूं, कि मैं अपनी प्रेयसी के साथ कैसे बैठता था, बातें करता था। ठीक है ना, तो मैं बता नहीं सकता। वो कहते हैं कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों। तो मैं अपनी प्रिय के साथ जो चांदनी रातों में मैंने उसके साथ जो वक्त बिताया, मैं आप लोगों को कैसे बता दूं? मैं ये नहीं बता सकता, ये तो सीक्रेट होता है ना, तो मैं सबको क्यों बताऊं? अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। और हम लोग जब चांदनी रातों में एक दूसरे के साथ बैठा करते थे, तो बातें करते थे, खिलखिलाकर हंसते थे, तो मैं कैसे बताऊं कि हम लोग कैसे वो बातें करते थे, कैसे खिलखिलाकर हंसते थे एक दूसरे की बातों पर, एक दूसरे को महत्व देते थे। ठीक है। कैसे मैं बता दूं? मैं नहीं बता सकता। मैं क्यों बताऊं? हर चीज की एक सीक्रेसी होती है, ठीक है ना। हर चीज की एक सीक्रेसी होती है, तो मुंह में नहीं बता सकता ना। कैसे बता दूं? बात समझ में आई? यहां तक किसी को कुछ पूछना है? ओके।
मैं आप लोग को अनम्यूट कर देता हूँ, क्योंकि एक बार मैं पूरा पढ़ा दूंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ से यहाँ तक देखिए। हाँ चलिए, अब आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 पंक्ति पढ़ा दिया। किसी को कुछ पूछना है, आप अनम्यूट करके तीसरी लाइन एक बार में मुझे बताइए। तीसरी लाइन में बोला गया है, इस गंभीर अनंत निरंतर, यानी कि इस संसार में बहुत से लोग हैं, ठीक है, इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो रह रहे हैं और सबका अपना इतिहास है, ठीक है। तो उसमें मैं इस अपनी गंभीर बातें कैसे करूँ? बस सबको समझ में आ गया, फिर मैं पूछने लगूंगा। बोलिए। फर्स्ट एंड सेकंड लाइन, यहाँ पे भंवरे के माध्यम से वो कहते हैं कि जब भंवरा गुनगुना रहा है तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि मानो कि वो भंवरा, क्योंकि हम लोग उसी बगीचे में जाया करते थे, पार्क में जाया करते थे, तो हम मधुर जब वो भंवरे की बात को सुनते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मानो कि हम दोनों की वो कहानी कह रहा। आई बात समझ में? ऐसा लग रहा है कि जब भंवरा गुनगुनाता है तो जिस पार्क में वो मतलब पति पत्नी या फिर नायक नायिका बैठते थे, तो ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि वो भंवरा जो है उनको क्या कर रहा है, उनकी कहानी सुना रहा है, मुरझा करके। और जब वो कहानी सुनाता है तो इन्हें सारी बातें याद आती है कि हम कैसे बैठा करते थे। और दुख भी होता है कि कैसे क्यों वो समय बीत गया, काश वो फिर से वापस आ जाए, ठीक है, काश वो समय फिर से वापस आ जाए। समझ में आ रहा है ये बात है? तो यहाँ पर वो अपने, और बोलिए, और कौन सी पंक्ति नहीं समझ में आई? हम्म। और बोलिए, और कौन सी पंक्ति नहीं समझ में आई? आप लोग पूछ सकते हैं। एक मिनट। सेवेंथ लाइन। चलो, 1 2 3 4 5 6 7, अरे ये बहुत अच्छा है। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले हो। अरे ऐसा ना हो कि मैं अपनी बात बताऊं। आपने तो मुझसे कहा कि आत्मकथा लिख दो, मैं लिख दूंगा। और जब लिख दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि पहला मजाक आप ही मेरा उड़ाए। मैं क्यों बताऊं? ऐसा हो सकता है कि मैं अपने बारे में बता दूं कि अरे मेरी भी कोई थी, मैं उसके साथ घुमा करता था, लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है। तो ये तो दुख की बात है ना, वो कहाँ मिल पाए। वो कह रहे हैं कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। मैं वो सुख प्राप्त कर ही नहीं पाया ना। मैं तो सोच रहा था कि वैसा सुख मिले, मेरी प्रेयसी मेरे पास आए, लेकिन सुनिए ये सारी चीजें सपने में हो रही थी। वो कहते हैं, आलिंगन में आते आते मुस्के आकर जो भाग गया। मैं सपने में उससे गले मिलने ही वाला था, अपनी नायिका से, अपनी प्रेमिका से गले मिलने ही वाला था। और जैसे ही वो गले मिलने वाली थी उससे पहले मेरा नींद खुल गया। कितना दुख की बात है। तो ये बात वो कैसे बोलेगा? बोल तो सकता नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ? अरे समझ में आ रहा है हाँ या ना? कुछ तो बोलिए सब लोग अनम्यूट होकर। यस सर। हाँ, ज्यादा ही यस समझ। सर। आस्था, हाँ सबको समझ में आ रहा है, ठीक। वैष्णवी, हाँ सबको यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो है कवि जो, सर चौथा लाइन फिर, सर चौथा लाइन समझा। चौथा लाइन 1 2 3 4, यह लोग करते ही रहते हैं, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग। अरे यार, आजकल के लोग पागल हैं। क्यों? उनको पता है कि उनका मजाक उड़ेगा अगर वो अपने बारे में सारी बातें सबको बताएंगे तो, लेकिन फिर भी बताते हैं। तो ये तो गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? बेकार है। यस। और और किसी को कुछ पूछना है तब आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए ओके। आगे। तो वो कहते हैं ये वाला, देखिए मैं तो यहीं तक पढ़ाया था ना। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अरे मैं कैसे आप लोगों को बता दूं कि मैंने अपनी प्रेमिका के साथ कैसे वक्त बिताया था, वो पल कितना खूबसूरत था। मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने मना किया था कि मैं आत्मकथा नहीं लिखूंगा।
वो कहते हैं, अरे अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, जब हम लोग आपस में मिला करते थे और हंस हंस के एक दूसरे से बातें करते थे, मैं नहीं बता सकता आपको, क्योंकि ये सीक्रेट सीक्रेट होता है ना। कोई अपनी प्राइवेट बातें किसी को क्यों बताएगा भाई? आप ही की कोई गर्लफ्रेंड होगी या किसका बॉयफ्रेंड होगा, तो आप क्या अपनी सारी बातें सबको बताएंगे? अगर बताते हैं तो आप मूर्ख हैं। कभी भी मत बताइएगा। वो पूछेगा आपका बेस्ट फ्रेंड कि अरे क्या हुआ था बताओ ना, मत बताइएगा। वो बाद में वो ब्लैकमेल करेगा और मजाक उड़ाएगा। समझ में आया? यस सर। हाँ, बिल्कुल प्राइवेसी होनी चाहिए 100%। अगर आप नहीं इसको मेंटेन करते हो तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। आगे, तो वो कह रहे हैं कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहा वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। वो कह रहे हैं कि अब तो मैं मिलने ही वाला था उनसे गले, और जैसे ही गले मिलने जा रहा था, बस वो मिलने ही वाली थी, आंख खुल गया, मोए मोए हो गया। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाई, मतलब वो मतलब मिलने ही वाली थी और मुस्कुरा कर चली गई, मतलब नहीं मिली। समझ में आया? इसका मतलब ये है, कहने का मतलब होना था लेकिन हो नहीं पाया, मतलब ये अधूरा रह गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अरुण कपोलों मतलब लाल लाल गाल, वाह कितनी सुंदर थी उनकी प्रियसी जो थी, इतनी खूबसूरत थी कि गाल एकदम लाल लाल हो जाता था टमाटर की तरह। ठीक, तो वो कह रहे हैं कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, यानी कि जब मैं उसकी गोद में अपना सर रखता था तो उसके लाल लाल गाल दिखते थे मुझे, खूबसूरत लगता था, अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। ठीक है ना। अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया, और ऐसा लगता था कि मानो सूरज वहीं से निकलता हो, मतलब मेरी सुबह वहीं से होती है, मेरा सब कुछ। समझ में आ रहा है ना? वो कह रहे अनुरागिनी उषा लेती थी, अनुरागिनी मतलब प्रेम, और उषा माने होता है सुबह, यानी प्रेम की सुबह वहीं से होती थी। यानी जब वो अपनी प्रेमिका से मिलते थे और उनके पास बैठते थे, ठीक है, और उनके लाल लाल गाल को देखते थे, तो ऐसा लगता था कि सुबह होने ही वाली, और ऐसा लगता था कि वो सुबह हो गई। ठीक, ऐसा लगता था कि निज सुहाग मधुमाया में, ऐसा लगता था। सुहाग मतलब क्या होता है? सुहाग का मतलब होता है पत्नी को कहा गया है, ठीक है ना। तो उसकी स्मृति पाथे बनी है आज, बस उसकी यादें रह गई हैं, और उसी के सहारे में जी रहा हूं। आज उसकी स्मृति पाथे बनी है, थके पथिक की पंथक। मैं थक चुका हूं। मैं बार बार यही सोचता हूँ कि पता नहीं वो कब आएगी, आएगी भी कि नहीं आएगी, और यही सोच सोच कर मैं थक तो गया हूँ, लेकिन मैं फिर भी जीवित हूँ, बस ये सोचकर कि उसके साथ मैंने जो वक्त बिताए थे वो काफी अच्छे थे। आई बात समझ में? तो अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है, थके पथिक की पंथा, कि मैं थक चुका हूं। ठीक है, मैं थक चुका हूं, लेकिन फिर भी मुझे अपनी प्रियसी की सारी बातें याद आती हैं। अब वो सुनिए, बड़ा बढ़िया बात बोले हैं, आगे सुनिएगा। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, मेरे साथ जो दुख हुआ, वो एक तो बेचारी वो तो मुझसे मिल नहीं पाई, सपने में भी गले मिलने से ही रह गई, और मैं जब ये बात कहूंगा कि अधर तेरी की इतना होने वाला था हुआ ही नहीं, तो बेवकूफ बना रहे थे ना, इसका मतलब सब कुछ सपना था, ये जितना कुछ हुआ सब सपने में हुआ था ना, तो कोई भी मजाक उड़ाएगा। तो वो कह रहे हैं कि मैं अपना दुख आपको बताकर अपनी ही व्यथा को और बढ़ा लूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है। तो वो कहते हैं सीवन, सीवन मतलब मान लीजिए टाका पड़ा हो, तो टाका को खोल के अंदर देखिएगा आप कि कैसा जख्म है, ऐसा तो करिएगा नहीं ना। तो कहने नो का सर। ये है। क्या कुछ पूछ रहे हैं? कुछ पूछ रहे हैं? नो सर। हाँ, तो जैसे टाका लग जाता है तो टाका को खोल के कोई थोड़ी देखेगा कि कैसा जख्म है। तो अगर मैं अपनी सारी बातें बताऊंगा कि मैं प्रियसी मेरी थी, मैं सोचा था उसके साथ, मैंने कितने सपने देखे थे और पूरा नहीं हो पाया, तो आप तो मजाक उड़ाएंगे मेरा, आपको तो मजा आएगा। मैं क्यों बताऊं? मैं नहीं बताऊंगा। समझ में आया? इसीलिए सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, कंथा मने व्यथा, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूं। मेरा जीवन छोटा सा है, सबका जीवन छोटा होता है, लेकिन मेरे साथ उसके बिताए गए वो भले ही थोड़े से पल थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी बात थी। तो मैं इतनी बड़ी कथा मैं आपको इस छोटे से जीवन की बहुत बड़ी कथा मैं कैसे कह दूं? नहीं कहूंगा। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। अब आप कहेंगे बड़ी कथा क्यों है? बड़ी बात है, कहने का मतलब यह है कि आप जैसे कोई किसी प्रेमिका के साथ वक्त बिताता है तो उसके लिए वो 2 मिनट 5 मिनट की बहुत बड़ी बात होती है। अरे भाई वो तो छोड़िए,
मुझे तो लगता है 1 सेकंड भी काफी होता है। आपको कोई मुस्कुरा के खाली देख ले तो आप पागल हो जाएंगे। सर सब तो बता दिया अपने बारे में। नहीं 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 नहीं, अरे मैं अपने बारे में, अरे बेवकूफ, वो बता नहीं रहा है, वो तर्क दे रहा है। वो अपनी पत्नी के, वो अपनी प्रेमिका का नाम नहीं बताया। कहाँ बताया? आप रहते तो तुरंत बता देते मेरी वो गर्लफ्रेंड है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। बेवकूफ है आप, कभी मत बताइएगा, नहीं बताना चाहिए। आप तो तुरंत बोलते हैं हीरो बनने लग जाते हैं। ये कहाँ कुछ बता रहे हैं, ना नाम ले रहे हैं ना कुछ। ये तो बता रहे हैं कि मैं ये सब जो हुआ मैं क्यों बताऊं आपको। आई बात समझ में ऋतिक? हाँ, तो ये नहीं बता रहे हैं। ये तो सारी बातें एक तरह से देखिए तो एकदम पर्दे में रखे हैं। बस खाली ऊपर ऊपर आपको तैरा रहे हैं, ऊपर ही ऊपर आप तैर रहे हैं। आप डुबकी आपको कहाँ लगाने दे रहे हैं? आपको मालूम भी नहीं है कि उनकी कौन प्रेमिका थी। मालूम है? बता दीजिए उनका नाम। पता ही नहीं है आपको, मुझे भी नहीं मालूम है। अब आपके ही कौन है मुझे क्या पता है। आगे देखिए। तो छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? तो ये अच्छा नहीं हुआ कि मैं दूसरों जो बोल रहे हैं उसी की सुनूं और चुपचाप मैं रहूं? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? मैं अपनी भोली भाली आत्मकथा एकदम सरल सरलतम बिना छल कपट के जो मैं बातें बताऊंगा, तो क्या तुम उसका आदर करोगे? ऐसा तो नहीं है। हो सकता है तुम मेरा उपहास बनाओ। ठीक है, तो सुनकर क्या तुम भला करोगे, मेरा भला करोगे? भोली मेरी आत्मकथा, अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। ऐसा नहीं है कि समय हो गया है, और आज भी वो वैसी ही है। मैं आज भी उसे बहुत प्रेम करता हूँ और वो मेरे स्मृति में है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं मौन रहूं, और मैं आगे नहीं कहना चाहता। अब बताइए, कहीं कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? वाह, एक बार में समझ गए क्या यार? देखिए, जिस पर बीतेगा वो तुरंत समझ जाएगा। समझे? शाल्वी प्रिया लेफ्ट, उत्कर्ष लेफ्ट, अच्छा वो समझ गए। ठीक है, तो फिर इसकी व्याख्या लिख के लाइएगा, और क्या। फर्स्ट लाइन 4 लाइन, अच्छा। फर्स्ट लाइन है यार, भंवरे जो गाते हैं ना बगीचे में, तो उसके जो आवाज है उसको सुनकर ऐसा लग रहा है कवि को कि उनकी बातें वो बता रहे हैं उनके। माने वो वहीं जाकर मिलते थे ना अपनी प्रेमिका से, तो ऐसा लग रहा है कि वो भंवरा कहानी सुना रहा है। और चौथी लाइन है, यह लोग करते ही रहते हो अपना व्यर्थ। यानी जान कर भी कि लोग मजाक उड़ाएंगे फिर भी अपनी व्यथा को कहते हैं। ठीक है। ठीक। कौन है यार? सर लास्ट, मुकद्दस, लास्ट 6th लाइन, मैंने नीचे से 1 2 3 4 5 6, उसकी स्मृति पाथे बनी है। यानी आज जो मैं जीवित हूँ, उसी की स्मृतियों की बदौलत, मेरी जो प्रेमिका थी उसकी आज भी जो यादें हैं, मैंने उसको अपना पथ बना लिया है। यानी उसी को अपना क्या बोलूं, आत्मविश्वास बना लिया। ठीक है ना? और उसी के आधार पर, यानी उस स्मृतियों को आधार बनाकर मैं जीवन को जी रहा। ठीक है ना? वो कह रहे हैं उसकी स्मृति पाथे बनी है, थके पथिक की पंथा की। यानी मैं थक चुका हूँ, लेकिन आज भी भले ही थका हुआ हूँ, लेकिन मैं फिर भी जीवित हूँ, जीवन को जी रहा हूँ। किसके सहारे? उसकी यादों के सहारे। किसकी यादों के सहारे? लेखक कह रहे हैं अपनी प्रेमिका की यादों के सहारे। एक बार सर समझा देखो। ओह, अब कक्षा में आराम से करेंगे। अब आप इसको, मैं जो समझाया हूँ इसी को सुनिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और उसके बाद भी आपको लगे कि नहीं समझ में आया, तो मैं फिर से समझा दूँ, आप परेशान ना। ठीक है। हाँ, क्या हुआ बोलिए। हाँ बताए, तो इस पर एक बार चर्चा कर लेंगे। अभिषेक, इस पर एक बार और चर्चा कर हेलो सर। लेंगे। बोलिए। सर वो पेपर चेक हो गए सर? अरे यार, आप ना टॉपिक से भटक जाते हैं। आम खाइए ना, इमली क्यों बोलते हैं? जब होगा तो मैं खुद ही दिखा दूंगा। ये सब बात नहीं, चलिए नेक्स्ट। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछिए। इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछिए। क्या आप गजब है।
किसी को भी। अच्छा, कितने लोगों को समझ में आ गया? कर ली सर। हम्म, कितने लोगों को समझ में आ गया? जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उतने लोगों को समझ में आ गया? यस। देखता हूँ मैं कितने लोगों को समझ में आ गया भाई। चार, एक दो तीन चार लोग बस। आस्था, अभिषेक, कुमार चैतन्य, मानवी, राहुल, सागर, शौर्य, शौर्य पाठक, और क्या, उज्जवल कांत। आप लोग को नहीं समझ में आया अभी भी? कौन कौन है ये? कुमार चैतन्य, हाँ ठीक है। सागर कुमार, राहुल और उज्जवल कांत कुमार। अभी भी दो लोग बचे हुए हैं, राहुल और उज्जवल कांत। आपको नहीं समझ में आया तो पूछिए। बाकी सब लोगों का तो हाथ दिख रहा है मुझे। हाँ, उज्जवल कांत का आ गया। राहुल, राहुल का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है मुझे। बाकी सबका आ गया है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप अब इसकी व्याख्या लिखेंगे, इसका भाव अपने शब्दों में लिख लीजिएगा, तो आपको परेशानी नहीं होगी। क्या लिखा? छायावाद ओके के सर। कवि। हाँ, छायावाद के कवि। छायावाद के कवि है ये। वो सर जयशंकर प्रसाद। भावार्थ लिखना है ना? हाँ, इसका भाव जो है अपने शब्दों में लिख दीजिएगा तो हमेशा याद हो जाएगा, फिर कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लिख पाइएगा। ओके सर। हाँ। हाँ, तो कल ही नहीं लिख के लाइएगा तो कब लाइएगा? कल क्लास है ना? यस सर, कल ले आएंगे सर। अब बोले थे कि 4 चैप्टर जितना हम करवाए उतना कंप्लीट करने के मैं लिए। वो सब कुछ देखूंगा। मैं जितना कुछ दे चुका हूँ। छायावाद के कवि कौन कौन थे? हाँ, छायावाद के कवि थे जयशंकर प्रसाद, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये चार लोग थे मुख्य। ऐसा नहीं कि और नहीं थे, मुख्य चार स्तंभ यही थे। इसके अलावा भी कई लोग थे, देखा जाए। ठीक है, तो और कुछ नहीं पूछना है तो हम क्या यहाँ कक्षा समाप्त करें? हाँ, तो कक्षा समाप्त करें, बोलिए जल्दी। यस सर। ओके। अभिषेक। ओके, ठीक है फिर। ठीक है, अगली कक्षा में मिलते हैं। गुड डे।